या हम देख रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं तो आप इस सीरीज को मत देखना। एमसीक्यू पैटर्न वाले डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे हमने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप उनको देख लेना। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम हो रहे हैं तो आप इस सीरीज को अच्छे से कवर कर सकते हो। यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिए गए हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनको ऑब्जर्व करके ही ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, फिर लॉन्ग की बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर का नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है यही बता दो हमारे पास शॉर्ट वर्ड में। शॉर्ट मतलब 50 वर्ड में ये बता दो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। तो देखो, जैसे हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, इसको भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे। पहले हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप उनको अच्छे से सॉल्व करना जितना भी आप कर सकते हो। एक यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चन हर क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, हर चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उनको पहले सॉल्व करना, 15 में से आप 2 ही करना है 2 ही करो, 2 ही आ रहा है 2 ही करो, 4 आ रहा है 4 ही करो। फिर हम क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का मतलब उस क्वेश्चन के सोल्यूशन का लिंक दे देंगे, आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। फिलहाल आप पहले खुद से ट्राई करो कि कितना आप कर सकते हो। कुछ टाइम बाद आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी देख के अच्छे से अपना कवर अप कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा एंड रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को ये लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट बनता है और शॉर्ट में तो इंपॉर्टेंट बनता ही है। शॉर्ट में लिखना है तो बस 50 वर्ड में करना पड़ेगा, पर लॉन्ग में भी ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा लॉन्ग में भी पूछा गया है। डिस्कस रमन इफेक्ट, व्हाट इज रमन शिफ्ट। रमन इफेक्ट होता क्या है इसके बारे में बताना है, और रमन शिफ्ट क्या होता है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल, ठीक है। बस लिखना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। वाई एंटी स्टोक्स लाइन्स आर वीकर देन स्टोक्स लाइन इन रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये बताना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, ईएमआर जिसको आप बोल रहे हो वो होता क्या है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताओ। नेक्स्ट, डिस्कस द रेंज ऑफ, अब आपको क्या इनका और इनके रेंज के बारे में बात करना है कि विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, जितने भी लाइट होते हैं इनके रीजन के बारे में आपको स्टडी करना है। मतलब क्या, थोड़ी बहुत बातें करनी है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसी के साथ सभी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर कोई भी एक ट्रांजिशन हो रहा है सिग्मा से सिग्मा स्टार, यन से सिग्मा स्टार, यन क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर से सिग्मा स्टार के अंदर पाई से पाई स्टार, यन से पाई स्टार के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ये लॉन्ग का क्वेश्चन बन रहा है तो ऑलमोस्ट हम हर ट्रांजिशन पे 80 वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा हमको। इसके ऊपर पहले एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या है, और फिर क्या, किस कंडीशन में ये पॉसिबल है, किस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल है कि हम उसके लिमिटेशन को भी बता सकते हैं और मेरिट को भी बता सकते हैं, तो दोनों बातें हम बताएंगे, ठीक है। इसको नोट करो, कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। कंटिन्यू करें, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द क्राइटेरिया ऑफ रमन एंड इंफ्रारेड एक्टिविटीज। हमको क्या, रमन और इंफ्रारेड एक्टिविटीज के इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के बारे में बातें करनी है। तो देखो, लाइन का, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में कम से कम आपको लॉन्ग में लिखना है तो 200 से 300 वर्ड आराम से लिखने पड़ेंगे। आप सोचो क्या लिख सकते हो। देखो, इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या हो रही है तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, एक स्टूडेंट लाइफ में आजकल की ज़्यादा बात कर रहे हैं, अगर हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी बात कर लें तो स्टूडेंट अपने नोट्स से रिवीजन करने के बजाय सोशल मीडिया, मतलब सीधी बात करते हैं, यूट्यूब पर जाके अपना रिवीजन कर रहे हैं। टीचर जो आपको लाइव क्लास में रिवीजन करा दे रहा है वही करा रहा है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन तुमने 6 महीने साल भर कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो बनाया होगा। ऐसे थोड़ी आप
10th में 12th में या ग्रेजुएशन में आ गए, कैसे तो पहुंचे नहीं है, कुछ तो लिखा होगा साल भर में। एटलीस्ट एग्जाम के एक दिन पहले खुद से तो लिखो, अपने इसको थोड़ा सा शांत तो रखो, क्योंकि एग्जाम टाइम में 2 घंटे 3 घंटे अपने हाथ से ही लिखना है। तो कम से कम इनको, इसलिए हम शुरुआत में आंसर आपको नहीं दे रहे, हम चाहते तो ये भी कर सकते थे, क्वेश्चन दिखाओ और आंसर भी दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एटलीस्ट इन क्वेश्चन को लेके बैठो, 10 मिनट ही बैठो, 10 मिनट मोबाइल से दूर तो रहोगे। आप क्या करो, 1 घंटे सिर्फ फ़ोन को कहीं और रख के कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, और दिमाग में जितने थॉट्स आते हैं सभी लिख डालो, देखो क्या क्या मिलता है। मैक्सिमम आप किसी मूवी का नाम लिखोगे या किसी सॉन्ग का नाम लिख दोगे, बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप अपने सिलेबस के बारे में कुछ ही लिख डालो, ठीक है। तो इसीलिए इनका आंसर आपको तुरंत नहीं मिल रहा है, कुछ टाइम बाद ही मिलेगा, क्योंकि आप इनके बारे में पहले थोड़ा सा सोचो। क्योंकि देखो यार, जितने भी साइंटिस्ट या केमिस्ट या बॉटनिस्ट जो भी हैं, वो वहाँ पे इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि उन्होंने बैठ के सोचा है। सोचोगे तो नया कुछ सोच पाओगे। सिर्फ किसी टॉपिक को पढ़ने का ये मतलब नहीं कि जितना बुक में दिया उसी को रट डाले, उसके बारे में बैठ के सोचने के कुछ कुछ अलग मिल जाता है, ठीक है, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जैसे न्यूटन का ही नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, उसने बैठ के सोचा कि हाँ ऊपर ऊपर से नीचे सेव गिरा, गिर गया, सही बात है, लेकिन कुछ और भी तो उसने सोचा कि क्यों यही गिरा, क्यों सन वगैरह मूव कर रहे हैं वगैरह वगैरह, सोचा तब ने उसने इतनी बड़ी थ्योरी दी है। तो इसीलिए जो भी है, कम से कम एटलीस्ट बैठ के सोचो, कुछ उसके बारे में सोचोगे। देखो यार, मॉडर्न फिजिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम थ्योरी के बारे में बात करें आपके टाइम पे, तो ये है बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। इसी के ऊपर एटम बॉम्ब बनता है, बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। जो जीनियस मूवी देखा है, उसके अंदर एक वर्ड बोलता है कि फादर ऑफ एटम 1945 के अंदर एक बात बोले थे कि इफ द मिलियंस ऑफ ब्लस्टर, मतलब कि जो भी लाइन था, लाइन तो याद नहीं है, आई बिकम डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे कोई लाइन था। तो वो जो वर्ड आया था ना, वो इनका था, ओपेनहाइमर का। इन्होंने आटम बम के बारे में बात किया था कि उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा जो, क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा हथियार बोलो तो यही है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। जहाँ पे बोहर का मॉडल फॉल हो गया, जहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल फॉल हो गया कि आटम क्यों स्टेबल नहीं हुआ, वहाँ पे ये मॉडल चला था, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ये अभी भी वैलिड है, 1945 के आसपास में दिया गया था, ऑलमोस्ट 55 और 25 ये भी जोड़ लो, 70 ईयर्स हो गए, लेकिन ये अभी भी वैलिड है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी लो, भले ही आप बायो के स्टूडेंट हो, ये क्योंकि फिजिक्स का पार्ट है। जितने भी आप देख रहे हो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले चैप्टर सभी फिजिक्स के पार्ट है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में सीखा तो आगे कम से कम अपने घर में या कहीं आप टीचिंग लाइन में नहीं जा रहे हो तो इनके बारे में एटलीस्ट एक्स्ट्रा तो जान के ही रखोगे, ठीक है। चलो बहुत हो गया बात, अब क्या बात किया, चलो जो भी बात किया इसको काटेंगे नहीं, ऐसे रहने देंगे, ठीक है। थोड़ी सी पागलपंती भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पी क्यू एंड आर ब्रांचेस इन द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। पी वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर पी क्यू या आर ब्रांचेस क्या होती हैं ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, किसी एक दो एटम वाले मॉलिक्यूल के लिए। हाउ दे डू ओरिजिनेट, और ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल्स ऑफ रिजिड रोटर, हमको क्या करना है, किसी एक रिजिड रोटर के लिए एनर्जी एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। हाउ कैन वी डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल बाय प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, हम कैसे किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, give the qualitative description of sigma, pi and n molecular orbitals, explain their energy levels and respective transition, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, ये तो पहले ही बताया था कि एक्सप्लेन बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर, आटम के स्टेबिलिटी के ऊपर बात करती है, आटम के स्टेबिलिटी के ऊपर बात करती है। बोहर ने तो ये बोल दिया था कि न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और जहाँ मूव कर रहा है उन ऑर्बिटल्स का एनर्जी फिक्स है, लेकिन एनर्जी कभी तो खत्म होगा ना, एनर्जी कभी तो खत्म होगा ना। तो उसके बारे में जब वो फॉल हो गया तो वहाँ पे इनका लॉ वैलिड हो गया। What is mean by rotational, vibrational, rotational and electronic band spectra? Discuss briefly the origin of these spectra, ठीक है।
पहले आपको क्या इनके बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर इनके ओरिजिन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो इनको नोट करो, कुछ और क्वेश्चन है उनकी भी बात करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट, शो एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। सो या डिराइव, कुछ क्वेश्चन और आना चाहिए था कि ये आना चाहिए था, एक सेकंड चेक किया जाए क्या था, सो था कि डिराइव करने का था, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर, वेट अ सेकेंड, वेयर आर यू ब्रदर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, हमको चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे है, सो एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाँ यही क्वेश्चन है। चलो सो ही करो, ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, व्हाट इज मीन बाय जीरो पॉइंट एनर्जी। यहाँ पे दो क्वेश्चन घुसा दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होता है इसके बारे में बोलना है। तो इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ।